जैन प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट सभी साथी जुड़ जाइए क्लास से। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आरपीएफएसआई 3 दिसंबर एग्जाम के क्वेश्चंस का एनालिसिस। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को आपको विद डिटेल बताने वाली हूँ। और प्यारे साथियों, ये क्लास करने के बाद आपको खुद से एहसास होगा कि जो भी कुछ सिलेबस मैंने आपको पढ़ाया है आपके दोनों चैनल पर यानी आधुनिक क्लासेस पर और इस चैनल यानी जीआरएस कंपटीशन क्लासेस पर कुछ भी उससे बाहर नहीं आ रहा है भाई एग्जाम में। तो आप लोग निश्चित हो जाइए, जो भी इस चैनल से जुड़े रहे लगातार। और मेरे साथियों जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में जुड़े हैं, तो उन सभी से कहना चाहूंगी आपके लिए जो भी क्लासेस मैंने कराई हैं उन सभी क्लासेस का आप लोग एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन जरूर करके जाएं। मेरे साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हॉर्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो भाई इसका आंसर तो आप सबको मालूम है, आप लोग क्लास लेते आए हैं लगातार। हॉर्नबिल उत्सव पूछा है तो स्टूडेंट नागालैंड राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से सही जवाब। पहले साथियों, इस उत्सव से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो ये उत्सव जो है 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है प्यारे साथियों, इस त्योहार को त्योहारों का महोत्सव भी कहते हैं। लिखो जल्दी से, त्योहारों का महोत्सव भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये आया था भाई, कौन सा अनुच्छेद भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? बताइए कौन सा वाला अनुच्छेद जो है आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? हम सब ने पढ़ा है भैया, 8वीं अनुसूची जो है ये आधिकारिक भाषाओं से संबंधित होती है। 8वीं अनुसूची होती है, लेकिन यहाँ पर तो अनुच्छेद पूछा है, मैं आपको अनुसूची भी बता रही हूँ। याद रखेंगे प्यारे साथियों, अनुच्छेद नंबर 343, 143, 340 या 242। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची की अगर बात की है तो इसमें भाई क्या क्या आता है 8वीं अनुसूची में? अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 351 तक ये सब भाषाओं से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर फिर कौन सा हो गया स्टूडेंट? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए एकदम से सही जवाब हो जाएगा, 343। अच्छा, अगर बोले संघ की राजभाषा हिंदी है, ऐसा किस में कहा गया है? आगे आगे क्वेश्चन का लेवल बदलेगा ना, एग्जाम आएगा तो संघ की राजभाषा का जिक्र होगा तो आप बताएंगे हिंदी है। और बोलेगा लिपि कौन सी है? तो लिपि आप बता देंगे स्टूडेंट क्या है भाई? देवनागरी है, देवनागरी लिपि है। ये किसमें दिया गया है? संघ की राजभाषा हिंदी है। तो प्यारे साथियों ये दिया गया है आपको अनुच्छेद नंबर 343 की उपधारा नंबर 1 में। इतनी बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर आपके लिए 3 ये रहा, कौन सा देश दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला है? प्यारे साथियों ये 2024 में आपका एग्जाम हो रहा है, तो आपको उसी के अनुरूप बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, भारत या फिर चीन। तो प्यारे साथियों अपना भारत जो है 2023 में जो है चीन को पीछे छोड़ चुका है। और याद रखना यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन जो इंडेक्स है या प्रोस्पेक्ट्स है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है भैया भारत जो है चीन को पीछे छोड़ चुका है। भारत की आबादी की बात करूं लगभग 145 करोड़ के आसपास, और जबकि चीन की आबादी की बात करूं प्यारे साथियों तो लगभग 141 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो इसलिए आप कहेंगे कि भारत भैया दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इसके बाद चीन का नंबर आता है, चीन के बाद अमेरिका का, फिर आता है इंडोनेशिया का नंबर। अगला क्वेश्चन आपके लिए प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? अगर इनमें से कुछ ना दिया होता, कुछ अलग दिया गया होता, या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है, तो फिर लक्षद्वीप आप लेते। लेकिन लक्षद्वीप चूंकि यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो फिर किसको लेंगे भाई? जल्दी से बता दो, दमन और दीप को, दादरा और नागर हवेली को, या अंडमान निकोबार को, या फिर पुडुचेरी को। तो भाई राइट आंसर हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार। ऑप्शन नंबर आपका 3 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार और जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अच्छा, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में
कितनी आबादी वहां पर रहती है औसतन, वो होता है उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ये एक भौगोलिक शब्द है प्यारे साथियों, जो जनसंख्या घनत्व शब्द हम यूज करते हैं। अगर बात करें कितना कितना है भाई, दमन द्वीप का जो है 2191 है, दादरा और नगर हवेली का 1809 है, और अगर मैं बात करने लग जाऊं अंडमान निकोबार की, ये 46 है मात्र। पुडुचेरी की बात करें तो 2547 है, 2547 है। देखो जरा कितना कम है, ये डबल डिजिट में, बाकी सब ट्रिपल और 4 डिजिट में आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 46 अंडमान निकोबार का जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन नंबर 3 एकदम से सही। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए और इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहे हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ भैया आप बाकी लोगों से बहुत बेहतर स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको डिटेल सिलेबस कराया, उसके बाद रिवीजन के लिए प्रैक्टिस सेट कराए। रिवीजन के लिए प्रैक्टिस सेट सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर बुक से नहीं कराया, अलग अलग बुक से कराया, जैसे कि किरण पब्लिकेशन से कराया, ठीक है, घटना चक्र से कराया, फिर आरपीएफ वाली बुक जो आरडब्ल्यू की उससे भी कराया प्रैक्टिस सेट। तो ये सारे आपको करा दिए गए हैं। तो स्टूडेंट अगर आपने वो सारी क्लासेस नहीं देखी और आपका अपकमिंग डेज में एग्जाम है तो सभी क्लासेस आपके चैनल पर मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। यहाँ पर प्लेलिस्ट में इसी चैनल में आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपका डिटेल पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। और प्रैक्टिस सेट की अगर बात करूँ तो प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी भाई आपके जीआरएस चैनल पर भी है और आधुनिक क्लासेस चैनल पर भी मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें हम रुक्मणी पब्लिकेशन की जो बुक है 9000 प्लस एमसीक्यू उसको टारगेट करते हुए कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी क्लासेस कराई हुए हैं, कम से कम 2-2,500 क्वेश्चन एक एक टॉपिक से मैंने आपको कराए हैं। चलिए, मनु भाकर डैश से जुड़ी हुई हैं, इनका संबंध किस खेल से है? बहुत चर्चा में रहा बीते दिनों में ये नाम। टेबल टेनिस, तैराकी, निशानेबाजी या फिर जूडो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? टोक्यो 2020 के जो ओलंपिक हुए प्यारे साथियों, इन्होंने जो है महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है खिताब जीता था। ठीक है, तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? निशानेबाजी से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? ख्याल गायकी शैली है और इसमें सबसे पुराना जो है घराना आपसे पूछ रहा है कौन सा वाला है? आगरा घराना, किराना घराना, अतरौली घराना या ग्वालियर घराना? प्यारे साथियों, सबसे पुराना है ख्याल गायकी का घराना, इसी कारण इसे जो है ख्याल राग का जो है, लिखो जल्दी से, ख्याल राग की गंगोत्री भी कहा जाता है। अभी गंगोत्री भैया जहां से इसका उद्गम हो रहा है ख्याल गायकी का। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ग्वालियर घराना, ऑप्शन नंबर 4 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, मुगल सम्राट अकबर के काल में जो है ये ग्वालियर घराना बहुत ज्यादा फेमस रहा। कारण क्या रहा भैया? मियां तानसेन, ये भी ग्वालियर घराने से ही आते थे। ठीक है, और याद रखना इस ग्वालियर घराने की जो स्थापना है वो 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुई थी। 16वीं शताब्दी में जो है इसकी स्थापना होती है, तो ये इसीलिए भी पुराना है। बहुत सारे अन्य नाम होते हैं जो महत्वपूर्ण है ग्वालियर घराने से जुड़े हुए। बच्चे कौन कौन से नाम पूछे जाते हैं? हस्सू नुत्थु पूछे जाते हैं, नाथन खान, ठीक है, ये सारे नाम भी पूछे जाते हैं इस घराने से जुड़े। और सबसे महत्वपूर्ण जो है नाम भैया वो तानसेन का नाम है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके लिए, शतरंज 2024 के ग्रैंड मास्टर कौन है? गुकेश डोमराजू, राजाजी, वैशाली, अभिमन्यु मिश्रा। तो गुकेश डोमराजू बने हैं 2024 के ग्रैंड मास्टर। फिडे जो कि शतरंज को रेगुलेट करने वाली संस्था है प्यारे साथियों, FIDE, फिडे के अकॉर्डिंग जो है ये जो है इन्होंने टूर्नामेंट जीता, जिसके बाद 2024 के ग्रैंड मास्टर बने गुकेश डोमराजू, याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन आपके लिए ये रहा भाई, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अगर आपने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा है तो भैया गुलाम वंश जरूर आपने पढ़ा होगा। चलो जल्दी से आंसर कर दो भैया, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आप कह दोगे आसानी से, जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट 3 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। इस गुलाम वंश की अगर हम बात करने लग जाए तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अच्छा, इसका नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? वो 1191-92 वाला तराइन का युद्ध तो याद होगा ना आपको, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान वाला। तो प्यारे साथियों वो वही मोहम्मद गौरी है, उसका ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भैया ये गुलाम वंश की नींव रखता है। इस तरह से आपको याद रहेगी चीजें रिलेट करके।
एक और चीज कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ी हुई पूछी जाती है, लाख बख्श किसे उपाधि दी गई है? लाख बख्श की उपाधि इसी को दी गई थी, ये इसका उपनाम था, ऐसा आप लिख सकते हैं। लाखों का दाता जिसे कह सकते हो, लाख बख्श का अर्थ लाखों का दाता, ये उपाधि से दी गई थी। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स जरूर पूछी जाती हैं प्यारे साथियों। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, लिखो जल्दी से, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। बच्चों ये कहाँ पर है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? बहुत सारे बच्चों को तो पता होगा और बहुत सारे को नहीं पता होगा। तो भैया ये जो है ये कुतुब मीनार में ही है। कहाँ पर है? कुतुब मीनार के जो एंट्रेंस डोर है ना, दक्षिणी एंट्रेंस डोर, वहां पर है, कुतुब मीनार में मौजूद है ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। एक 2.5 दिन का झोपड़ा जरूर पूछा जाता है इससे जुड़ा हुआ। 2.5 दिन का झोपड़ा प्यारे साथियों ये अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद है और ये कहाँ पर है बच्चे? ये अजमेर में है। लिखो जल्दी से, अजमेर में है। अजमेर भैया राजस्थान, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके लिए, भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन कौन सा है? तो देख लो किस तरह आपके एग्जाम का लेवल रहा। इसी तरह मैं आगे एनालिसिस कराती रहूंगी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा क्लास को। और स्टूडेंट, और आप लोग ये जरूर बताएगा कि हाँ कैसा लगा ये एनालिसिस, कमेंट करके जरूर बताएगा आप सभी लोग। भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन कौन सा है? माथेरान हिल स्टेशन, दार्जिलिंग हिल स्टेशन, नैनीताल या लैंसडाउन? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? बात करने लग जाए सबसे छोटे हिल स्टेशन की तो 2600 फीट की ऊंचाई पर है। 2600 फीट की ऊंचाई पर है भैया। इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है क्योंकि ये सबसे छोटा है। और ये कहाँ पर है भैया? तो महाराष्ट्र में है। जल्दी से देखो जरा कौन सा वाला है भैया? तो रायगढ़ नाम का एक जिला है, रायगढ़ जिले में है, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। तो फिर राइट आंसर क्या हो गया भाई? माथेरान हिल स्टेशन। ऑप्शन नंबर आपका 1 या कहे कि ए एकदम से सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित में से कौन दुनिया में सबसे अधिक बारिश वाला स्थान है? दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान द्रास घाटी, थेक्कड़ी, अनामुड़ी या मौसिनराम? तो प्यारे साथियों राइट आंसर आपका मासिनराम, बिल्कुल सही। अगर आपने मासिनराम को चुना तो भाई एकदम राइट आंसर आपका हो गया। प्यारे साथियों ये खासी हिल्स जिले में पड़ता है, खासी हिल्स नामक जिला है, यहीं पर ये पड़ता है खासी हिल्स में, याद रखेंगे। और राज्य पूछने लग जाए तो भैया मेघालय, मेघालय राज्य में है ये मासिनराम नामक स्थान। ठीक है स्टूडेंट, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग प्यारे साथियों यहाँ पर जो है 1985 में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई, जिस कारण भैया ये दुनिया का सबसे अधिक बारिश वाला स्थान बन गया। अगर बात करूं यहाँ बारिश की तो स्टूडेंट 90% बारिश जो है साल के 6 महीनों में यहाँ पर हो जाती है। लगभग 11,871 मिलीमीटर यहाँ पर बारिश होती है। लिखो जल्दी से, 11,871 मिलीमीटर यहाँ पर औसतन बारिश होती है। ठीक है, लिखो जल्दी से आप लोग, औसतन बारिश। ठीक है, सालाना तौर पर बताया जा रहा है, औसतन बारिश की बात हो रही है। ठीक है, और सालाना जरूर लिख लेना, मतलब ईयरली की बात कर रहा है ये। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, बहमनी राज्य किसके शासन में सबसे शक्तिशाली था? बताओ जरा, सबसे शक्तिशाली बहमनी राज्य किसके काल में था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह बहमन, अहमद शाह या महमूद गबन? ये बहमनी साम्राज्य प्यारे साथियों दक्षिण भारत का मुस्लिम राजवंश, ठीक है, दक्षिण भारत का मुस्लिम वंश है ये। और क्या हो जाएगा राइट आंसर भैया? कौन था जो सबसे शक्तिशाली रहा किसके काल में? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका फिरोज शाह बेमन। फिरोज शाह बेमन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर फिरोज शाह की बात करने लग जाए तो प्यारे साथियों कला से, संस्कृति से, कविताओं से, इन सभी चीजों से जो है इसे बड़ा प्रेम था या लगाव था। यहाँ तक कि जो है दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली जो राजवंश रहा था ना, विजयनगर साम्राज्य, प्यारे साथियों विजयनगर साम्राज्य के सम्राटों को भी इसने हराया था। लिखो जल्दी से, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, विजयनगर साम्राज्य को भी इसने हराया था। विजयनगर साम्राज्य के शासकों को भी हराया था, साम्राज्य के शासकों को हराया था इसने, शासकों को हराया था। तो भाई है ना फिर ये दक्षिण भारत का शक्तिशाली राजवंश और शक्तिशाली राजा, क्या नाम है इसका? फिरोज शाह बेमन। अच्छा, इसका काल कब से कब तक चला? 1397 से लेकर 1422 तक इसका शासन काल था, ये आप जरूर लिखते चलेंगे। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल टेबल टेनिस खेल से संबंधित नहीं है? टेबल टेनिस से इनमें से किसका संबंध नहीं है? स्पिन का, गुल्ली का, ग्रिप का या स्ट्रोक का?
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप कहेंगे टेबल टेनिस, स्पिन, गुल्ली, ग्रिप सब जुड़े हुए हैं। स्ट्रोक नहीं जुड़ा हुआ। स्ट्रोक किससे जुड़ा हुआ भैया, ये तो तैराकी से जुड़ा हुआ है। स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और ये सब, बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये सब किस में जुड़ते हैं भैया, तैराकी से जुड़े हुए शब्द होते हैं, याद रखेंगे। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट ये एग्जाम एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई इस तरह मैं आपके लिए और क्लासेस लेकर आती रहूंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो सेशन को लाइक शेयर करना आपका बनता है भाई, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। प्यारे साथियों, जिसका भी अपकमिंग डेज में एग्जाम है, रिवीजन के लिए बहुत सारा मटेरियल आपके चैनल पर मौजूद है, यानी आपके जीआरएस चैनल पर मैथ्स की क्लास हो, चाहे रीजनिंग की क्लास हो या फिर जीके की क्लास हो, ठीक इसी प्रकार आपके जो है आधुनिक वाले चैनल पर भी प्यारे साथियों बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अवेलेबल हैं और सारे प्लेलिस्ट भी मौजूद हैं। रीजनिंग की क्लास के प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको डेली करा रही हूँ, वो भी आप लोग देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।